है ना, एक ऑब्जेक्ट है, उसको वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किए हैं विद स्पीड v, है ना। एक पार्टिकल है, मास m है, उसको सीधा ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किए विद स्पीड v। ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, एक पॉइंट में आके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी v डैश कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मान लो कितना हाइट अटेंड किया, ये h, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, है ना। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय अ पार्टिकल, ये हमको निकालना है। अब पार्टिकल का मास है m, है ना। ये क्या है, ग्राउंड है। ग्राउंड से हम किसी पार्टिकल को सीधा ऊपर फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी v। पार्टिकल का मास है m, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड किया, h। मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर नीचे आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते बेटा, क्यों? क्योंकि हम ये जनरल केस देख रहे हैं जिसमें हाइट कुछ भी हो सकती है। अगर हाइट बहुत ज्यादा होगी तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन अगर वेरिएबल है ना, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। ठीक है। ये जनरल केस है जिसमें हाइट बहुत ज्यादा हो सकती है। बहुत ज्यादा अगर हाइट होगी तो जी में वेरिएशन आएगा। जी में अगर एक वेरिएशन आएगा तो हम क्या नहीं लगा सकते, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगाएंगे, जब हाइट उतनी ज्यादा नहीं होगी। और आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई एज्यूम एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट, तब लगाएंगे। अब एक्सेलरेशन, है ना, तो इस केस में हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस केस में हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लिखेंगे हम in this case since the height is large, ब्रैकेट में लिखोगे g is variable, therefore we cannot apply equation of motion या equations of motion। इस केस में जिसमें हाइट लार्ज है, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरिएबल है ना, हम नहीं लगा सकते क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन। वी कैन नॉट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, वी कैन नॉट अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक। वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वी विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है कि अगर किसी बॉडी पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सच एज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होने का मतलब है कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन, इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। ठीक, ये लगाएंगे बेटा। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये लगाएंगे, है ना। मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिलकर क्या बनी, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिलकर क्या बनेगी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली वी स्पीड से फेंके, प्लस, है ना, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी
या इसको बेटा हम ऐसा लगाते हैं, देखो सीधा सीधा, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने लगा लिया है ना। इसको हम ऐसा लगाते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी माइनस, इधर कर लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल कर लो, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये ऐसा कर लो सीधा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल को माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, और ये पी फाइनल माइनस पी इनिशियल क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा ये, है ना, क्योंकि के फाइनल माइनस के इनिशियल के सामने अगर मैं माइनस लगा दूं, क्योंकि चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज के सामने अगर माइनस लगाऊं, ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस के एफ, और माइनस प्लस के आई, क्या हो जाएगा ये, के इनिशियल माइनस के फाइनल, तो के इनिशियल माइनस के फाइनल को हम माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही तो मतलब है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम या डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल मूव्स थ्रू अ सर्टेन हाइट, जब पार्टिकल सर्टेन हाइट में मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी में उसका कितना डिक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी कम हुई, इज इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इसी को तो बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जितना कम होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एक का साइन नेगेटिव है एक का पॉजिटिव, या उल्टा, काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ेगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लिख लीजिए यहाँ तक। अब देखो बेटा यहाँ से क्लियर हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में कितनी कमी आ रही है। पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनली कितनी हो गई, जीरो, क्योंकि फाइनल स्पीड कितनी है, जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना कम हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी कमी आ रही काइनेटिक एनर्जी में, हाफ एम वी स्क्वायर की, यहाँ लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में गेन कितना होता है, जब एच हाइट बॉडी ऊपर चढ़ती है, लास्ट क्लास में हमने निकाला था एम जी एच अपॉन 1+h/r, ये निकाला था हमने। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ये लगाओगे। काइनेटिक एनर्जी कितना कम हुई, हाफ एम वी स्क्वायर से जीरो, कितना कम हुई, हाफ एम वी स्क्वायर। और लास्ट क्लास में हमने देखा था, है ना, अगर मैं इसको कैपिटल एच लिख दिया हूँ लास्ट, उसमें हमने स्मॉल एच से डिनोट किया था कि जब भी कोई बॉडी एच हाइट ऊपर जाती है तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी, एम जी एच अपॉन 1+h/r। अब अगर ये हाइट बहुत छोटी होगी तो h/r को 1 ले लेंगे, तो वो एम जी एच के बराबर होगा, वो अलग बात है। लेकिन अभी तो जनरल केस है जिसमें हाइट ज्यादा है, तो ये आ जाएगा, एम एम कैंसल हो जाएगा बेटा, एम एम कैंसल हो जाएगा, और यहाँ से हाइट का जो फॉर्मूला आएगा, यहाँ से हाइट का जो फॉर्मूला आएगा उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये एम एम कैंसल हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2g हो जाएगा, तो हाइट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला उसको लिखोगे आप लोग, हाइट इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2g, हाइट इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2g माइनस वी स्क्वायर बाय r, ये मैक्सिमम हाइट अटेंड होगी, वी स्क्वायर बाई 2g माइनस वी स्क्वायर बाय r, मैक्सिमम हाइट अटेंड विल बी वी स्क्वायर बाई 2g माइनस वी स्क्वायर बाय r, है ना। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 2 इधर आ जाएगा तो ये 2gh हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+h/r, है ना, 1+h/r को इधर लेके जाओ, फिर h को सब्स्टिट्यूट करोगे, वी स्क्वायर नीचे आएगा, तो
सारे कैलकुलेशन से फिर ये आ जाएगा h इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2g माइनस वी स्क्वायर बाय आर। ये आ जाता है मैक्सिमम हाइट। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये ध्यान रखना है कि ये आया कैसे। बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करने से ये आया। चलिए अब नेक्स्ट लिखेंगे हम। तो कहीं भी बेटा बहुत ज्यादा हाइट से कोई बॉडी गिरेगी, मतलब कहीं भी बहुत ज्यादा हाइट से फॉल होगी, ग्राउंड में आएगी, या ग्राउंड से बहुत ज्यादा हाइट में फेंका जाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के सॉल्व करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट अब हेडिंग डालेंगे बाइंडिंग एनर्जी। हेडिंग रहेगी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बाउंडेड सिस्टम, ऑफ अ बाउंडेड सिस्टम is negative, is negative। लिख लेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बाउंडेड सिस्टम, है ना। जैसे हम अर्थ से बाउंडेड है, इसको छोड़ के नहीं जा सकते, है ना। जो मून है वो अर्थ से बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड सिस्टम है। तो सिस्टम अगर बाउंडेड है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बाउंडेड सिस्टम इज नेगेटिव। Examples of bounded system, examples of bounded system, examples of bounded system। First, an object of mass, an object placed on the surface of earth, an object placed on surface of earth, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम भी एक ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज एन एग्जांपल ऑफ बाउंडेड सिस्टम। सेकंड एग्जांपल है सैटेलाइट, सैटेलाइट, satellites revolving around the planet, है ना। जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती प्लेनेट के अराउंड, वो भी क्या है, बाउंडेड सिस्टम है। थर्ड, अर्थ मून सिस्टम। तो ये सारे क्या है, बाउंडेड सिस्टम है, जो एक दूसरे से बंधे हैं। बाउंडेड सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो यहां तक लिख लिए आप लोग। यस सर। यस चलिए यस सर। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव, और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है। यही मिला के टोटल मैकेनिकल एनर्जी बनती है। अगर काइनेटिक एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी तक ले जाए, या दो ऑब्जेक्ट के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट कर दे, तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड जो है पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड से कम होगा। तो कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करेगी। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है, हमने देखा माइनस GMM/R। आ रहा है ना समझ में। इफ काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इनफ, या नॉट लार्ज इनफ और नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक द separation up to infinity, then the magnitude of kinetic energy will be less than magnitude of potential energy। इसलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव।
है ना। सेपरेशन अगर इंफिनिटी में चले गया मतलब बाउंडेशन खत्म हो जाएगा। इंफिनिटी के पहले तक का अगर सेपरेशन है तो सिस्टम क्या है, आपस में बाउंडेड है। सिस्टम क्या है, बाउंडेड है। तो है ना। लेकिन सर तो काइनेटिक एनर्जी उतनी पॉजिटिव नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करेगी। ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव आएगी, सिस्टम क्या होगा, बॉन्डेड होगा। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी है 40 जूल, पोटेंशियल एनर्जी है 80 जूल, लेकिन निगेटिव में तो -80 जूल। तो ओवरऑल देखो कितना आ गया, -40 जूल। सिस्टम क्या होगा, बॉन्डेड होगा। अगर मैकेनिकल एनर्जी जीरो आ गई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर जीरो या पॉजिटिव आ गई तो बॉन्डेशन खत्म हो जाएगा, सेपरेशन कहाँ हो जाएगा, इंफिनिटी में, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, द बाउंड नेचर ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट लिखेंगे हम, द बाउंड नेचर ऑफ द सिस्टम, द बाउंड नेचर of the system is due to the fact, the bound nature of the system is due to the fact that kinetic energy of the object, that the kinetic energy of the object or satellite, that the kinetic energy of the object or satellite is not enough to take them to infinity, is not enough, is not enough, is not enough to take them to infinity, है ना। तो बाउंड नेचर जो है सिस्टम का क्यों है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो क्या कहाँ ले जाए, सेपरेशन को कहाँ ले जाए, इंफिनिटी में। मतलब इंफिनिटी में नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो बाउंडेड है तो फिर घूमेगा उसके सराउंडिंग में, या तो उसमें सरफेस में ही रहेगा या तो सरफेस के सराउंडिंग में घूमेगा। अगर उसको कुछ वेलोसिटी दे दो, वो सर्टेन हाइट पे पहुंच जाए और वो घूमने लग जाए तो या तो घूमेगा या तो सरफेस में रहेगा। नेक्स्ट लिखेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, द एनर्जी required to remove the object from its position to infinity is called binding energy, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन से इंफिनिटी तक ले जाने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द ऑब्जेक्ट और सैटेलाइट फ्रॉम इट्स पोजीशन टू इंफिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, क्लियर है। अब बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप दे रहे हो जिससे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में चले जाए उसको उसकी बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। तो एक्स्ट्रा एनर्जी किस रूप में दोगे आप, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी के रूप में दोगे। ऑब्वियसली किसके फॉर्म में दोगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो, मतलब उसको कुछ वेलोसिटी दे रहे हो, मतलब उसको क्या दे रहे हो, वेलोसिटी दे रहे हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है, नेगेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। लिख लेंगे
बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन, बाइंडिंग एनर्जी is given in the form of kinetic energy. Binding energy is given in the form of kinetic energy. Binding energy को किस फॉर्म में दिया जाता है? kinetic energy के फॉर्म में. Binding energy is given in the form of kinetic energy. Binding energy is given in the form of kinetic energy. मान लो एक बाउंडेड सिस्टम है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 40 जूल है ना, और मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी है -100 जूल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -100 जूल। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? 40 - 100। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 40 + -100 मतलब 40 - 100 कितनी हो गई? -60 जूल। मतलब इसको कितनी बाइंडिंग एनर्जी देना पड़ेगा? +60 जूल। बाइंडिंग एनर्जी कितनी देंगे? बाइंडिंग एनर्जी हमको सर बोर्ड अटक गया है क्या? इसके बराबर। अगर हमको सिस्टम को इंफिनिटी तक लेके जाना है, सेपरेशन को इंफिनिटी तक लेके जाना है ना, सेपरेशन को इंफिनिटी करना है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 होना चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी 0 होना चाहिए। तो यहाँ 40 है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -100। तो बाइंडिंग एनर्जी 0 कब, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी 0 कब होगी? जब जितना काइनेटिक एनर्जी, जितनी पॉजिटिव में काइनेटिक एनर्जी उतनी निगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी 100 हो जाती तो क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी -100 है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाती? 0। तो काइनेटिक एनर्जी अभी 40 है, इसको 100 तक पहुंचाना है तो कितनी एनर्जी देना पड़ेगा? 60। उसी को हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? एनर्जी आप ज्यादा दे सकते हो, लेकिन इस जो बाइंडिंग एनर्जी वो कौन सी एनर्जी बेटा? वो एनर्जी जिसको मिनिमम देने, एनर्जी। हाँ वो मिनिमम एनर्जी जिसको देने से ऑब्जेक्ट जस्ट कहाँ पहुंचे? इंफिनिटी में। ये बाइंडिंग एनर्जी। ज्यादा दोगे है ना भाई, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से इंफिनिटी में पहुंचेगा अगर जस्ट कितनी, अगर आप कितनी एनर्जी दोगे? बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। लेकिन अगर आप ज्यादा एनर्जी दोगे तो ऑब्जेक्ट है ना, अगर आप सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी दे रहे हो तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में पहुंच के रेस्ट में आ जाएगा, इंफिनिटी में पहुंचेगा, ले दे के पहुंचेगा। लेकिन अगर आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी में पहुंचेगा, अगर आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हो तो उसके पास कुछ वेलोसिटी भी रहेगी। तो कुल मिला के अगर इंफिनिटी में पहुंचाना है तो मिनिमम कितनी एनर्जी देना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। अब बेटा देखो, जैसे कोई रॉकेट है, रॉकेट यहाँ पर है ना, ये अर्थ के सरफेस पे अगर कोई रॉकेट है, अगर रॉकेट है ना, रॉकेट अभी अर्थ, रॉकेट और अर्थ है ना, ये सिस्टम है, सिस्टम रॉकेट और अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मान लो -100 जूल। ठीक है, अब रॉकेट रेस्ट में तो काइनेटिक एनर्जी मान लो 0। अब इसको आप एनर्जी दोगे, इसको कहाँ पहुंचाना है आपको? इंफिनिटी में। अगर इसको इंफिनिटी में पहुंचाना है तो आपको, मैंने क्या बताया, बॉन्डेड सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव होती है। तो ये इंफिनिटी में कब पहुंचेगा? जब इसकी मैकेनिकल एनर्जी 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। तो हमारा मिनिमम टास्क क्या है? कम से कम 0 करना है। कम से कम तो 0 करना पड़ेगा ना। तो कम से कम 0 कब करोगे बेटा? अभी काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये रेस्ट में, पोटेंशियल एनर्जी मान लो 100 -100। तो बाउंडेड सिस्टम, बाउंडेड सिस्टम मतलब ये रॉकेट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। अगर बाउंडेशन को खत्म करना है, मतलब अगर इसको इंफिनिटी तक लेके जाना है, तो मैकेनिकल एनर्जी या तो पॉजिटिव हो या तो 0, मतलब मैकेनिकल एनर्जी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 होना चाहिए या पॉजिटिव। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है बाउंडेशन खत्म करने की? कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होनी चाहिए? 0। तो भाई अभी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? -100। ठीक, अब
बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिसको देने से सिस्टम कहाँ पहुंच जाए, इंफिनिटी में। तो उतनी एनर्जी दो जिसके कारण टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाए, तभी तो सिस्टम कहाँ पहुंचेगा, इंफिनिटी में। अभी मैकेनिकल एनर्जी देखो कितनी है, -100। तो कितनी एनर्जी दोगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो जाए, +100 दोगे, तभी तो मैकेनिकल एनर्जी जीरो होगी। और ये मैकेनिकल एनर्जी जो आप दे रहे हो किस फॉर्म में दोगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। रॉकेट को उस सर्टेन वेलोसिटी से, रॉकेट को यहाँ से मूव करना पड़ेगा, है ना, तब उसके पास इतनी क्या आएगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, जो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैंसल करके टोटल मैकेनिकल एनर्जी को क्या बना दे, जीरो। और ये धीरे धीरे फिर ये कहाँ पहुंच जाएगा, जैसे ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो पहुंची या इंफिनिटी पहुंची, मतलब इसको यहाँ इतनी काइनेटिक एनर्जी हमने दे दिया कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जीरो हो गई या पॉजिटिव हो गई, तो डिसाइड हो गया कि ये कहाँ पहुंच जाएगा, इंफिनिटी में। भाई इसको कहा किस फॉर्म में दोगे एनर्जी, मास तो इसके पास ऑलरेडी है, इसमें से एग्जॉस्ट निकलेगा, गैस निकलेगी, इसके कारण इसके पास वेलोसिटी आएगी। अब हाफ एम वी स्क्वायर मिला के कितना होना चाहिए, 100। जैसे ही 100 हो गया तो डिसाइड हो गया कि कहाँ पहुंच जाएगा, इंफिनिटी में। आ रहा है ये समझ में? यस सर, आ गया। है ना। एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन लिख लीजिए, द मिनिमम वेलोसिटी नीडेड टू टेक अ पार्टिकल टू इंफिनिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द एस्केप वेलोसिटी। अभी अर्थ के रेफरेंस में हमने डेफिनेशन दे दिया बेटा, लेकिन किसी भी प्लेनेट से हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर सर्टेन वेलोसिटी दे जिससे कि वो कहाँ पहुंच जाए, इंफिनिटी में पहुंच जाए, तो उस प्लेनेट के लिए, है ना, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी जो रहता है, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, किसी प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी होती है, ठीक है, बॉडी की नहीं। हर बॉडी की अलग अलग एस्केप वेलोसिटी नहीं होती है ना, चाहे कोई भी बॉडी हो, कितना भी मास हो, सभी की एस्केप वेलोसिटी सेम होगी, इट विल डिपेंड ऑन दी प्लेनेट। ये हम आगे देखेंगे अभी। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एस्केप वेलोसिटी है उसका डेफिनेशन लिख लीजिए। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे कि भाई ये अर्थ है, ये अर्थ का मास है कैपिटल एम, अर्थ का सेंटर है, और ये रेडियस कैपिटल आर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, या रॉकेट ले लो जिसका मास है स्मॉल एम। ठीक, अभी ये रेस्ट में, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -Gm स्मॉल एम बाई कैपिटल आर, क्योंकि अर्थ के सरफेस में रखा है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -Gm स्मॉल एम बाई कैपिटल आर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई बेटा, -Gm बाई आर प्लस 0 -G कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ये क्या हो गई, इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी। कहां पर, जब ये अर्थ के सरफेस में रखा हुआ है तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतनी है। और देख लीजिए कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव है, होना भी चाहिए क्योंकि ये बाउंडेड है। अब इसको हमको कहाँ लेके जाना है, इंफिनिटी तक लेके जाना है। तो हमको कितनी मिनिमम वेलोसिटी देना पड़ेगा, मतलब कितनी मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, जब मिनिमम वेलोसिटी दोगे विच इज सफिशिएंट टू टेक द पार्टिकल टू इंफिनिटी, मतलब आप क्या दे रहे हो, मिनिमम एनर्जी दे रहे हो, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, या मिनिमम एनर्जी दे रहे हो जिससे पार्टिकल कहाँ पहुंच जा रहा है, इंफिनिटी में। तो वही मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उसी मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी को किस फॉर्म में दिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज Gm स्मॉल एम बाई आर, मतलब कम से कम इतनी एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, कम से कम इतनी एनर्जी देना पड़ेगा, किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो पार्टिकल कहाँ पहुंच जाएगा, इंफिनिटी में, है ना। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गिव द पार्टिकल so that the particle reach to infinity is called its binding energy। तो मिनिमम इतनी एनर्जी देना पड़ेगा, क्यों, इतनी एनर्जी आपने दिया
ऑलरेडी इसके पास इतनी एनर्जी माइनस GMM/r, आपने प्लस GMM/r दिया तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो कम से कम रिक्वायरमेंट जो है इंफिनिटी तक ले जाने के लिए वो क्या है कि मैकेनिकल एनर्जी 0 हो जाए, और वही जो कम से कम एनर्जी दी जाती है ताकि पार्टिकल इंफिनिटी तक पहुंच जाए, उसी कम से कम एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और इस एनर्जी को किस फॉर्म में दिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द पार्टिकल टू इंफिनिटी। तो काइनेटिक एनर्जी, मान लो इसको v स्पीड देने से जो काइनेटिक एनर्जी वो इसके बराबर हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ m v स्क्वायर इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई कैपिटल R, है ना, कम है ना। ve बराबर स्पीड देने से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी किसकी, इस रॉकेट की, वो किसके बराबर हो जाती है, GMM/r के, मतलब किसके बराबर हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। तो स्मॉल m क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल हो गया, क्या बचा देखो, ve स्क्वायर इक्वल टू ये 2 इधर जाएगा, 2 कैपिटल G कैपिटल M/r, और ve इज इक्वल टू √2 G कैपिटल M बाई कैपिटल R। ये आ गया एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये मिनिमम वेलोसिटी होगी रिक्वायर्ड टू टेक द पार्टिकल टू इंफिनिटी, क्योंकि ये मिनिमम वेलोसिटी देने से वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी बनती है जिसके कारण टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, 0 हो जाती है, और पार्टिकल जस्ट कहां पहुंचता है, इंफिनिटी में। अब इससे ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो भी पार्टिकल इंफिनिटी में पहुंचेगा, लेकिन जब पार्टिकल इंफिनिटी में पहुंचेगा तो कुछ वेलोसिटी के साथ पहुंचेगा। लेकिन अगर इतनी वेलोसिटी दोगे तो पार्टिकल ले दे के इंफिनिटी में पहुंचेगा, मतलब जैसे ही इंफिनिटी में पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो इसके वेलोसिटी द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू टेक द पार्टिकल टू इंफिनिटी, और वो कितनी, √2GM बाई कैपिटल R। देखो कैपिटल G तो कांस्टेंट है, कैपिटल M किसका मास आ रहा है, अर्थ का मास आ रहा है, कैपिटल R क्या आ रहा है बेटा, अर्थ का रेडियस आ रहा है, कैपिटल R क्या आ रहा है, अर्थ का रेडियस। मतलब एस्केप वेलोसिटी किसकी प्रॉपर्टी है, पूरी तरह से प्लेनेट की प्रॉपर्टी है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग टू इंफिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। एस्केप वेलोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेनेट। पहले इतना लिख लीजिए, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो हैंड्स अप करेंगे। और करके लिखेंगे VE इक्वल्स टू √2 स्मॉल g कैपिटल R, √2GR। ये भी होता है बेटा √2GR। कैसे देखो, कैपिटल G कैपिटल M है ये, है ना, तो √2 कैपिटल G कैपिटल M की जगह स्मॉल g कैपिटल R स्क्वायर लिख सकते हैं बाई R, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्मॉल g होता है GM/R स्क्वायर। आप GM को, कैपिटल G कैपिटल M को स्मॉल g R स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 2 स्मॉल g R स्क्वायर बाय R कैंसल, क्या बचा, √2GR। so this is also the formula for escape velocity। नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। लिखेंगे at the surface of earth, at the surface of earth value of escape velocity is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे कि अर्थ के सरफेस से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकना है तो कितनी स्पीड से फेंकोगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से। कहां पहुंच जाएगा वो, इंफिनिटी में। कहां पहुंच जाएगा, इंफिनिटी में। लिख लेंगे इसको। नेक्स्ट लिखेंगे some important points about escape velocity। some important points about escape velocity। escape velocity के बारे में कुछ important points, some important points about escape velocity। पहले लिखेंगे
escape velocity is independent of the direction in which a body is projected, of the direction in which a body is projected. है ना, बट अर्थ के सरफेस से चाहे बॉडी को सीधा फेंको, चाहे तिरछा फेंको या ऐसा फेंको, किसी भी एंगल में फेंको, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है रिक्वायर्ड वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जितनी एस्केप वेलोसिटी चाहिए उतनी ही चाहिए, है ना। तो आप कितनी भी वेलोसिटी कितने भी एंगल से फेंकोगे एस्केप वेलोसिटी उतनी ही लगेगी। सेकंड लिखेंगे, एस्केप वेलोसिटी is independent of the mass of the body projected। जिस बॉडी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फेंका जा रहा है स्पेस में, इंफिनिटी में, उसके मास के ऊपर एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, एस्केप वेलोसिटी बेटा एस्केप वेलोसिटी थर्ड, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस बॉडी। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस बॉडी, ब्रैकेट में लिखोगे प्लेनेट, है ना, प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करेगी एस्केप वेलोसिटी, डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस बॉडी दैट इज प्लेनेट। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ m by r or gr for a planet, greater will be escape velocity required। है ना, जितना ज्यादा, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √2gm/r। अब g और 2 तो कांस्टेंट है, m/r जितना ज्यादा उतनी ज्यादा एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट, और एस्केप वेलोसिटी √2gr, तो gr जितना ज्यादा उतना ज्यादा एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the value of escape velocity from the surface of earth is 11.2 kilometer per second। the value of escape velocity from the surface of earth is 11.2 kilometer per second। full stop। from some height above the surface of earth, this value is less than 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना। ये जो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है बेटा एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू, ये अर्थ के सरफेस से जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करोगे तब है। अब सरफेस से प्रोजेक्ट ना करके किसी हाइट में जाके अगर प्रोजेक्ट करोगे, है ना, जैसे 1000-2000 किलोमीटर हाइट में जाके प्रोजेक्ट करोगे, तो वहां से जो एस्केप वेलोसिटी जो होगी वो 11.2 से क्या होगी, कम होगी। वो 11.2 से क्या होगी, कम होगी।
सर सरफेस से आगे जाएंगे उसके बाद ना? सरफेस से ऊपर जाओगे सरफेस हाइट से में, हाइट पे, हाँ सर। है ना। क्यों ऐसा? क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम निगेटिव हो जाएगी। जैसे सरफेस पे, है ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट है सरफेस में, मान लो पोटेंशियल एनर्जी है -60 जूल, तो उसको कितनी बाइंडिंग एनर्जी देना पड़ेगा? 60 जूल। ठीक। अब हाइट में जाओगे, हाइट में जाओगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? -Gm(m)/r प्लस एच। हाइट में r प्लस एच हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। ओवरऑल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लेस नेगेटिव होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी किसी सर्टेन हाइट में वो बढ़ जाती है। लेस नेगेटिव होना मतलब बढ़ जाना। तो मान लो वो कितनी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी हाइट में मान लो हो गई -40 जूल। अब बाइंडिंग एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट? 40 जूल। तो अब उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी दोगे एस्केप कराने के लिए, वो इससे कम लगेगी। तो हाइट में जब जाओगे तो एस्केप वेलोसिटी जो होगी वो कम लगेगी। यस सर। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। if velocity of a particle, if a velocity of a particle is ve, comma, then its total mechanical energy is 0, है ना। जैसे ही हमने एस्केप वेलोसिटी के बराबर ऐड कर ले रहा हूं बेटा, ठीक है ना। जैसे ही हमने किसी पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी के बराबर एनर्जी दिया, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी देने से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर हो जाती है? बाइंडिंग एनर्जी के बराबर, है ना। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो जैसे एस्केप वेलोसिटी के बराबर वेलोसिटी दोगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एज द पार्टिकल, इसी में लिखेंगे एज द पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, as the particle moves towards infinity, its kinetic energy decreases, comma, potential energy increases, but mechanical energy remains constant. This is conservation of mechanical energy, है ना। एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, है ना। जैसे कोई बॉडी है, बॉडी अर्थ में, अर्थ के सरफेस में बेटा, है ना। बॉडी कहां पर है? अर्थ के सरफेस में। अब मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है -u, ठीक है। इसको काइनेटिक एनर्जी आपने दिया u, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी आपने? u। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई? 0। यहीं से डिसाइड हो गया कि ये कहाँ पहुंच जाएगा? इंफिनिटी में। अब ये ऊपर जाने लग गया, ऊपर जाएगा तो इसकी स्पीड कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। हाइट बढ़ रही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी अभी भी कितनी होगी? 0। टोटल मैकेनिकल एनर्जी अभी भी कितनी होगी? 0, ठीक है। फिर ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इंफिनिटी में पहुंचेगा तो भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? 0 ही होगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? 0। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। पोटेंशियल एनर्जी भी 0, है ना। टोटल मैकेनिक, है ना, हाइट में कितनी हो जाएगी? कहां पर? इंफिनिटी में क्या होगा बेटा? मैकेनिकल एनर्जी 0 है। अब मैकेनिकल एनर्जी 0 है मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपने कितनी वेलोसिटी दिया? आपने उतनी वेलोसिटी दिया जिससे कि ये ले देके कहां पहुंचेगा? इंफिनिटी में।
तो इन्फिनिटी में पहुंचते ही इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी तो इन्फिनिटी में जीरो है ही, पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी जीरो हो गई। तो ये कहाँ पहुंच गया, जब ये इन्फिनिटी में पहुंचेगा, जब इसको हम एस्केप वेलोसिटी के बराबर एनर्जी देंगे, तब ये जब इन्फिनिटी में पहुंचेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है ही, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी क्या रहेगी, जीरो मेंटेन रहेगी। आ रहा है क्या ये समझ में? यस सर। है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ v इज ग्रेटर देन v, अगर बॉडी की एस्केप वेलोसिटी, अगर बॉडी को जो वेलोसिटी हम दे रहे हैं कहाँ, ग्राउंड में, वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज पॉजिटिव, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज पॉजिटिव, तब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज पॉजिटिव, then in this case even at infinity, in this case even at infinity, some kinetic energy and speed is left in the object, है ना। अगर आप स्पीड जो दे रहे हो आप, वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। तो इस केस में इंफिनिटी में भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी या कुछ ना कुछ स्पीड जो रहेगी ये बची रहेगी ऑब्जेक्ट में, है ना, भले ही पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अब कितनी स्पीड रहेगी बेटा, उसके लिए हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ तक लिख लीजिए, इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट के पास कितनी स्पीड होगी उसका फॉर्मूला हम निकालेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मिटा दे रहा हूं मैं, यहाँ तक आप लोग लिख लिए पूरा ना। इन्फिनिटी में कितनी स्पीड है ये हमको निकालना है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम अप्लाई करेंगे, है ना। एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस में, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं ए, और ये ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है कहां पर, इन्फिनिटी में, इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं बी। तो ए और बी, ये दो पॉइंट्स के बीच में हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम यहाँ अर्थ के सरफेस में ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड दे रहे हैं, v, which is greater than escape speed. The radius of earth is capital R. Conservation of mechanical energy, applying conservation of mechanical energy, applying conservation of mechanical energy, applying conservation of mechanical energy। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या होगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर, इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होना है, लेकिन कुछ स्पीड है, यहाँ पर कुछ स्पीड है, मान लो यहाँ पर स्पीड कितनी है, वी डैश, है ना, कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी इन्फिनिटी में, क्योंकि जो स्पीड दे रहे हैं हम ग्राउंड में वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो कुछ ना कुछ स्पीड बचे रहेगी, तो वो स्पीड है मान लो वी डैश। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी कितनी होगी, हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। लेकिन जीएमएम बाई आर किसके बराबर है बताएंगे, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी है, और इसी के बराबर हमको काइनेटिक एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके ऑब्जेक्ट जस्ट इन्फिनिटी तक पहुंचता है। तो जीएमएम बाई आर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये क्लियर है आप लोगों को? जी सर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी डैश स्क्वायर। हाफ एम कैंसल, क्या है बेटा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी डैश स्क्वायर। इसको मैं पहले लिख देता हूँ क्योंकि निकालना हमको वी डैश है। देयरफॉर वी डैश विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला।
v डैश क्या है, वेलोसिटी एट इंफिनिटी, v क्या है, वेलोसिटी इज ग्राउंड विच इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी, एंड ve क्या है, एस्केप वेलोसिटी। तो v डैश दैट इज वेलोसिटी एट इंफिनिटी इज अंडर रूट v स्क्वायर माइनस ve स्क्वायर, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आएगा। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट, तो हैंड्स अप करेंगे, है ना। अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम है बेटा तो मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव रहेगी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में नहीं पहुंचेगा। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आइदर इट बिकम्स सैटेलाइट, ये कब बनेगा, जब इसको आप ऑर्बिटल वेलोसिटी दोगे। सेकंड, और इट अगेन रीचेस द ग्राउंड, वापस से दो दो पॉसिबिलिटी है ना। दोनों ही केस में मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, है। तो यहाँ पर देखो, फिर से जल्दी से मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अगर वेलोसिटी को आप एस्केप वेलोसिटी के बराबर दे रहे हो, है ना, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को अर्थ से फेंक रहे हैं, वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी के बराबर दे रहे हो, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी बॉडी की, जीरो होगी। इंफिनिटी में पहुंचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, ये केस होगा, मतलब ले दे के जस्ट पहुंचेगा, ठीक। अगर वेलोसिटी को आप ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी दे रहे हो तो मैकेनिकल एनर्जी इज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन जीरो, ठीक। अगर स्पीड लेस देन एस्केप वेलोसिटी तो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव, मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही रहेगी। नहीं, यहाँ इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं, ये इन्फिनिटी की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पर आप ऐसा मत लिखो, फिर ये कहाँ की बात हो रही है, एट इन्फिनिटी। अब यहाँ तो इन्फिनिटी में पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा निगेटिव है ना, एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी। लिख लो इसको। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, मोशन ऑफ सर, सैटेलाइट। एक चीज समझ नहीं आई, ये जो सैटेलाइट है वो क्यों नहीं ग्राउंड में आ जाता है वापस? 3 एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, बाकी ऐसा कुछ लिखने से नहीं चले, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, लिख लेंगे पहले, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना। आर्टिफिशियल में इनसेट, इनसेट 1b लिख सकते हो आप, लेकिन ऐसा पूछता नहीं है ना, इनसेट 1b आर्टिफिशियल सैटेलाइट। बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जाती है अब तो। नेक्स्ट, है ना, जो सैटेलाइट्स हैं दे आर यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्ट। सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर telecommunication, weather forecast, etc. Satellites are used for telecommunication, weather forecast, etc. Next, है ना, जो सैटेलाइट्स का जो एक्चुअल पाथ होता है बेटा एलिप्टिकल होता है, लेकिन हम इसको क्या मान के चलेंगे, सर्कुलर। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट से रिलेटेड। तो पहला लिखेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। फर्स्ट लिखेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, the velocity of a satellite, the velocity of a satellite in its orbit is called its orbital velocity,
इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। ये अर्थ है, ये इस पाथ में जो है, जिस पाथ में सैटेलाइट चक्कर लगाता है उस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, सैटेलाइट का ऑर्बिट, है ना। तो सैटेलाइट का ये ऑर्बिट है और यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी उसको हम उसकी क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलिए अब ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे हम। ऑर्बिटल वेलोसिटी, मान लो ये अर्थ है ना, इसका मास है कैपिटल एम, अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, मास है कैपिटल एम, है ना। अर्थ को सेंटर में, अर्थ के सेंटर के अबाउट एक सैटेलाइट जो है ये सर्कल में घूम रही है विथ वेलोसिटी वी नॉट, जिसका अर्थ से कितना डिस्टेंस है? स्मॉल आर। मान लो इस सैटेलाइट की हाइट है बेटा स्मॉल एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा? आर प्लस एच। स्मॉल आर क्या हो जाएगा? आर प्लस एच, है ना। और सैटेलाइट का मास है मान लो स्मॉल एम, सैटेलाइट का मास क्या है? मान लो स्मॉल एम, ठीक। तो इस सैटेलाइट को सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन देगा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी चाहिए सैटेलाइट को? सैटेलाइट का मास अगर स्मॉल एम है तो एम वी नॉट स्क्वायर बाय इसके सर्कल का रेडियस कितना है? स्मॉल आर, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ कैपिटल जी, कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मतलब मास ऑफ सैटेलाइट, बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल एम क्या हो गया? कैंसल, एक आर भी कैंसल होगा, यहाँ एक आर बचेगा, तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा जी एम बाई आर, वी नॉट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम बाय स्मॉल आर। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, where small r is the distance of satellite from the center of earth। लिख लेंगे इसको, ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट, ठीक है। ये समझ में आया बेटा? कैपिटल जी कैपिटल एम की जगह स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आके क्या बन गया? आर। तो ऐसा भी लिख सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी को। यस सर। नेक्स्ट लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किसके बारे में? ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट करना है। पहला, orbital velocity is independent of the mass of satellite। Orbital velocity is independent of the mass of satellite, है ना। यहाँ पर देखो इक्वेशन में कहीं भी सैटेलाइट का मास नहीं आ रहा है, किसका मास आ रहा है बेटा? प्लेनेट का। और डिस्टेंस आ रहा है स्मॉल आर, डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है? अर्थ के सेंटर से। So orbital velocity is independent of mass of satellite। Second, orbital velocity is tangential। Orbital velocity is tangential। Tangential का मतलब along the tangent, है ना। ये सर्कल में घूम रहा है सैटेलाइट, इस पॉइंट पर अगर मैं पूछूं ऑर्बिटल वेलोसिटी का डायरेक्शन है क्या है, तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो orbital velocity is tangential or it is directed along the tangent of the orbit। next लिखेंगे it depends on the mass of planet and radius of orbit। third लिखेंगे it depends on the mass of planet and radius of the orbit। radius of the orbit, इसी को हम ऑर्बिटल रेडियस भी बोलते हैं, ऑर्बिटल रेडियस, है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर।
कैपिटल M इज द मास ऑफ प्लेनेट, स्मॉल r इज द ऑर्बिटल रेडियस, मतलब सैटेलाइट की दूरी प्लेनेट के सेंटर से। नेक्स्ट लिखेंगे greater the radius of orbit, lesser will be the orbital velocity. Greater the radius of orbit, lesser will be the orbital velocity. ब्रैकेट में लिखोगे v नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/√r, है ना, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √gm/r, है ना। प्लेनेट अगर वही है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है रेडियस पे डिपेंड करेगा। रेडियस ज्यादा होगा मतलब सैटेलाइट जितना दूर रहेगा प्लेनेट से, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी कम होगी। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब ब्रैकेट में हाइट नियरली इक्वल टू 0 और स्मॉल r इज नियरली इक्वल टू कैपिटल R, है ना। क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के नजदीक होना मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे ना होना। हाइट को हम नियरली क्या ले सकते, 0। अगर हाइट नियरली 0 हो गई तो स्मॉल r कितना हो गया, कैपिटल R के बराबर। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि सैटेलाइट जो है ऑलमोस्ट अर्थ के सरफेस में, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सर्टेन हाइट में 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हाइट, बहुत कम हाइट में अगर है, उस केस में क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी will be equal to √gm/R। अगर सैटेलाइट बहुत नजदीक रिवॉल्व करे, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर ये हो जाएगा √gr, इट इज इक्वल टू √gr, ये आ जाएगा, देखो, है ना। √gm/r होता है, लेकिन स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R। कब, जब सैटेलाइट को हम मानेंगे कि वो अर्थ के बहुत नजदीक जो है रिवॉल्व कर रहा है, ये हो जाएगा। और कैपिटल G कैपिटल R की जगह, M की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g कैपिटल R स्क्वायर, और एक नीचे में R है, R कैंसल, तो √gr, एंड इट इज नियरली इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए कितना है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज नियरली इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे कैलकुलेट किए, √g को 9.8 लेंगे, रेडियस को कितना लेंगे, 6400 किलोमीटर। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो नियरली ये कितना आ रहा है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। 7 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन उसको 8 किलोमीटर, that is orbital velocity, that is orbital velocity of a satellite, orbital velocity of a satellite revolving close to the surface of earth, close to the surface of earth is nearly 8 किलोमीटर पर सेकेंड, है ना, नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती किसी सैटेलाइट की वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r, है ना। अब आगे क्या होगा, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ है, मतलब ये r मिनिमम है, r मिनिमम है तो वेलोसिटी मैक्सिमम, है ना। और दूर जाओगे सरफेस ऑफ अर्थ से, जैसे जैसे दूर जाओगे r बढ़ेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी जो हो सकती है वो इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, या प्लेनेट की बात है, किसी प्लेनेट की अगर बात है, किसी भी प्लेनेट की,
close to surface of Earth or surface of planet, escape velocity is √2 time of its orbital velocity. अगर कोई सैटेलाइट जो है अर्थ के सरफेस से बहुत नजदीक रिवॉल्व कर रही है, तो उस सैटेलाइट को एस्केप कराने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए वो किसके बराबर हो जाएगी? √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। नोट कर लीजिए इसको। ये कैसे आया देखिए, देखो इधर, अगर सैटेलाइट जो है अर्थ के सरफेस से के नजदीक रिवॉल्व कर रही है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है, और अर्थ के सरफेस की अगर एस्केप वेलोसिटी ve है, तो दोनों में रिलेशन है, ve इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। कैसे आया देखो, एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? √2gm बाई कैपिटल R, बेटा म्यूट करेंगे, और ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज √gm बाई R, ये आ जाएगा, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 √gm बाई R लिख सकता हूँ। एंड व्हाट इज √gm बाई R? ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, दैट इज क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ में ही हम, है ना, जो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से नजदीक है उसी के लिए हम यहाँ पर कैपिटल R लिख सकते हैं, अदरवाइज बाकी के लिए तो कैपिटल R नहीं लिख सकते, फिर इन दोनों में रिलेशन ही नहीं बनेगा। तो ये इसलिए हम उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन बता रहे हैं जो सैटेलाइट अर्थ के नजदीक रोटेट कर रही है। किससे रिलेशन बता रहे हैं? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ। लिख लेंगे इसको। लिखेंगे hence the escape velocity, hence the escape velocity, hence the escape velocity of a body from the Earth's surface, hence the escape velocity of a body from the Earth's surface is √2 times, is √2 times, is √2 times the velocity of a satellite, √2 times the velocity of a satellite orbiting close to, orbiting close to Earth's surface, close to Earth's surface। लिख लीजिए इसको, orbiting close to Earth's surface। इसका मतलब ये है, देख लीजिए यहाँ पर, है ना, एस्केप वेलोसिटी इज √2 मतलब 1.414 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी अगर v0 है, उसको v0 से 1.414 कर दें किसी सैटेलाइट की जो कि v0 वेलोसिटी से अर्थ के चक्कर लगा रही है, उसको हम v0 से 1.414 v0 कर दें, तो वो क्या बन जाएगी? उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी? एस्केप वेलोसिटी। और फिर क्या वो अर्थ के अराउंड चक्कर लगाएगी? नहीं लगाएगी, वो क्या कर जाएगी? एस्केप। तो वेलोसिटी को अगर v0 से 1.4, अच्छा कंडीशन क्या है? फॉर ऑर्बिट, फॉर वेलोसिटी ऑर्बिटिंग क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, ये कंडीशन को आपको ध्यान में रखना। अगर किसी सैटेलाइट की वेलोसिटी को v0 से 1.414 v0 कर दे तो वो एस्केप हो जाएगी, वो सैटेलाइट क्या हो जाएगी? एस्केप हो जाएगी। मतलब कितना बढ़ा दें? 0.414 बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें? 0.414 v0 बढ़ा दें। v0 से 1.414 v0 करना है, मतलब कितना बढ़ाना है? 0.414 v0 बढ़ाना है। किस में से बढ़ाना है? v0 में से। तो परसेंटेज कितना बढ़ाना है? v0 कैंसिल, कितना परसेंट? 41.4%। तो अगर किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी को 41.4% बढ़ा दिया जाए
या √2 टाइम्स कर दिया जाए तो वो क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। तो लिखेंगे इसमें नोट पॉइंट। If the speed of an orbiting body is made √2 times, if the speed of an orbiting body is made √2 times, if the speed of an orbiting body is made √2 times of its initial velocity, of its initial velocity, of its initial velocity, if the speed of an orbiting body is made √2 times of its initial velocity, or increased by 41.4%, or kinetic energy is doubled, then the body will escape. Then the body will escape to infinity. Then the body will escape to infinity. नोट कर लेंगे। अगर किसी बॉडी की है ना, किसी ऑर्बिटिंग बॉडी की स्पीड √2 टाइम्स कर दी जाए इनिशियल वेलोसिटी के, है ना, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। अपनी वेलोसिटी का √2 टाइम्स कर दो, या कितना बढ़ा दो 41.4%, या उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दो तो बॉडी एस्केप हो जाएगी, है ना। एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाता है बेटा, हाफ, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो एस्केप करने वाली है उसकी काइनेटिक एनर्जी अर्थ के सरफेस में कितनी होगी, ½ mve²। इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या लिखूंगा, ½ m√2v0 है ना। भाई अगर कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, ½ mv0²। लेकिन अगर उसके पास एस्केप वेलोसिटी आ गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ m, एस्केप वेलोसिटी किसके बराबर है, √2v0 के, ½ m√2v0 का होल स्क्वायर, दैट इज √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2½ mv0 का स्क्वायर, है ना। मतलब अभी प्रेजेंट कंडीशन में ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है तो काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की कितनी है, ½ mv0²। क्या सैटेलाइट एस्केप करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, काइनेटिक ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर। लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड √2 टाइम्स ऑफ v0 करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 2½ mv0², एंड ½ mv0² इज काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो जैसे इसकी स्पीड √2 टाइम्स ऑफ v0 हो गई, उसकी स्पीड किसके बराबर हो गई, एस्केप वेलोसिटी के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए, है ना। इस केस में जैसे ही स्पीड √2 टाइम्स करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल। तो कहने का मतलब है अगर काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दी, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, या उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 41.4% बढ़ा दिए, या उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इनिशियल वैल्यू का √2 टाइम्स कर दिए, तो उसके पास जो वेलोसिटी आएगी वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर आएगी, और ऑब्जेक्ट कहाँ चले जाएगा, इंफिनिटी में। आ रहा है क्या ये समझ में आप लोगों को? जी सर। चलो, तो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, it is the time taken by a satellite to complete one revolution around the earth। अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए
अर्थ का एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा सैटेलाइट को, वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, है ना। तो मान लो ये अर्थ है ना, इसका मास है कैपिटल एम, अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर, है ना, अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर, अर्थ के सेंटर से स्मॉल आर दूरी पे विच इज इक्वल टू आर प्लस एच, सैटेलाइट जो है ऐसा चक्कर लगा रही है, सर्कल में घूम रही है, ठीक है। तो एक चक्कर जब लगाएगी तो जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी है, ऑर्बिटल स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr, है ना, सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, तो टाइम पीरियड डिस्टेंस कितना, 2π स्मॉल आर, और स्पीड कितनी, ऑर्बिटल स्पीड। तो ये आ जाएगा टाइम पीरियड 2π इंटू स्मॉल आर अपॉन ऑर्बिटल स्पीड। यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2π स्मॉल आर की जगह आर प्लस एच, या अभी इसको ऐसे ही रहने दो, 2π इंटू स्मॉल आर अपॉन ऑर्बिटल स्पीड को अंडर रूट ऑफ gm बाय स्मॉल आर, ये लिख सकते हैं 2π स्मॉल आर अपॉन अंडर रूट ऑफ gm बाय स्मॉल आर। इसको हम और सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, gm को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल g कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, ये रूट आर है, ये ऊपर जाके ये ऊपर जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2π स्मॉल आर रूट आर अपॉन अंडर रूट g कैपिटल आर स्क्वायर, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, ये कैपिटल आर बाहर आ जाएगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा बेटा 2π स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। देखो 2π स्मॉल आर, ये कैपिटल आर बाहर आएगा, अंडर रूट स्मॉल आर बाय जी, अंडर रूट ऑफ स्मॉल आर बाय जी, ये एक फॉर्मूला आ गया, 2π स्मॉल आर बाई कैपिटल आर अंडर रूट स्मॉल आर बाय जी, अंडर रूट स्मॉल आर बाय जी। और है ना, ये एक फॉर्मूला आ गया, है ना, इसमें से हमको कुछ ध्यान नहीं रखना, बस एक ये मेन फॉर्मूला ध्यान रखोगे कि आया कहाँ से, क्योंकि फिर बाकी तो सब सब्स्टिट्यूशन है ना। अभी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर कोई सैटेलाइट जो है अर्थ के नजदीक रोटेट कर रही है, तो स्मॉल आर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या हो गया, कैंसल, है ना, स्मॉल आर बन गया कैपिटल आर, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2π अंडर रूट कैपिटल आर बाय जी। तो लिख सकते हो व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व्स क्लोज टू अर्थ सरफेस, व्हेन सैटेलाइट revolves when satellite revolves close to earth surface, when satellite revolves close to earth surface, ब्रैकेट में लिखोगे स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, इक्वल तो नहीं होना चाहिए, नियरली इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर नियरली इक्वल टू कैपिटल आर, तो ये कैंसिल हो गया बेटा। देन तब जो टाइम पीरियड होगा, देन t विल बी इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर बाय जी हो जाएगा, ये नियरली बोलना चाहिए, हम इसको इक्वल भी लिख लेते हैं। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π अंडर रूट आर बाय जी, है ना, स्मॉल आर कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर कैपिटल आर हो गया, कैपिटल आर कैपिटल कैंसिल, क्या आ गया, टाइम पीरियड 2π अंडर रूट कैपिटल आर बाय जी। ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है ना। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब सैटेलाइट जो है व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ है, और इसी समय की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी बेटा, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, लिखेंगे। और इसकी वैल्यू जो आती है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इट इज नियरली इक्वल टू, है ना, 2π को सब्स्टिट्यूट करोगे, आर को 6400 रखोगे, स्मॉल जी को 9.8 रखोगे, सो इट इज नियरली इक्वल टू 5078 सेकेंड, नियरली इक्वल टू 5078 सेकेंड, 84.6 मिनट, 84.6 मिनट, एंड इट इज नियरली इक्वल टू 1.4 आर, 1.4 आर लिख लेंगे। ये मिनिमम टाइम है बेटा, मिनिमम टाइम पीरियड है जिससे कि कोई सैटेलाइट जो अर्थ का चक्कर लगा सकता है,
है ना। क्यों? क्योंकि इस केस में वेलोसिटी मैक्सिमम है, इस केस में वेलोसिटी मैक्सिमम है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। और इसके अलावा बाकी जो सैटेलाइट होंगे जो दूर होंगे अर्थ के सरफेस से, उनको जो टाइम लगेगा वो इससे ज्यादा लगेगा, है ना। तो अर्थ के नजदीक अगर कोई सैटेलाइट है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और उसका टाइम पीरियड कितना है, 84.6 मिनट या 1.4 आवर। नेक्स्ट लिखेंगे, हाइट ऑफ सैटेलाइट हैविंग टाइम पीरियड कैपिटल टी। नेक्स्ट लिखेंगे, हाइट ऑफ अ सैटेलाइट हैविंग टाइम पीरियड कैपिटल टी। हाइट ऑफ a satellite having time period capital T। हाइट ऑफ अ सैटेलाइट, है ना, जिस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैपिटल टी है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। हाइट ऑफ अ सैटेलाइट हैविंग टाइम पीरियड कैपिटल टी। चलिए अब इसको देखते हैं हम। अब फिर से हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई आर बाय वी नॉट, दैट इज टाइम 2 पाई, आर की जगह आर प्लस, अभी इसको रहने दो स्मॉल आर, वी नॉट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर, अंडर रूट ऑफ जी एम बाय स्मॉल आर, है ना। यहां से आ जाएगा बेटा टाइम पीरियड का ये हो गया फॉर्मूला। अब एक काम करते हैं हम, इसको रूट को तो ऊपर लेके जा ही रहा हूं, दोनों साइड स्क्वायर करोगे, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, ये रूट आर ऊपर जाके आर हो जाएगा, जब स्क्वायर करोगे तो रूट आर क्या बन जाएगा, आर, और ये आर स्क्वायर तो ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन इस कैपिटल जी कैपिटल एम, रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह क्या लिख सकते हैं, आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन कैपिटल जी कैपिटल एम की जगह स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर लिख सकते हैं, स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर, ये मैंने बार बार बताया सब्स्टिट्यूट करके। देयरफॉर, है ना, यहीं से बेटा देखो, यहीं से केपलर्स का थर्ड लॉ भी प्रूफ हो जाता है, 4 पाई स्क्वायर जी एम कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहीं से प्रूफ हो जाता है ना। फिर इसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ आने के बाद फिर क्या करोगे आप, रूट कर दो, फिर से दोनों साइड रूट करोगे तो टी स्क्वायर इसके बराबर है, तो टी किसके बराबर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर का रूट 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन स्मॉल जी आर स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला आता है ना, ये एक फॉर्मूला आता है किसका, टाइम पीरियड का। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि टाइम पीरियड का ये भी एक फॉर्मूला आता है। तो बेटा ये सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल में आपको यूज नहीं होंगे, है ना, न्यूमेरिकल में ऐसा यूज नहीं होगा, न्यूमेरिकल में बस ये चीज ध्यान रखना है, और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ये ध्यान रखना रहेगा हमको जब केपलर्स लॉ पढ़ेंगे ना। लेकिन हमको क्योंकि हाइट, बेटा ऑफ करो, कौन है ना, लेकिन हमको क्योंकि हाइट निकालना है तो हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, हम यहाँ से इलेबोरेट करेंगे, रूट करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको बताया कि टाइम पीरियड का ये भी एक फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, ये है ना, ये क्या है देखो, फॉर्मूला थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, है ना, टी स्क्वायर स्मॉल जी आर स्क्वायर, ये इधर गया, और 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आया अपॉन 4 पाई स्क्वायर नीचे आया, तो क्या बचा, आर प्लस एच का होल क्यूब, ये बचा। अब आर प्लस एच करूंगा तो ये पूरे का क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ से आर प्लस एच will be equal to t square small g capital R square upon 4 pi square whole की पावर 1/3,
क्योंकि r प्लस एच का क्यूब था, तो r प्लस एच क्या हो जाएगा, पूरे का पावर 1/3। तो यहाँ से h कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर स्मॉल जी कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस r। ये आ गया किसका फॉर्मूला, आ गया हाइट ऑफ सैटेलाइट विद टाइम पीरियड कैपिटल T। लिख लो यहाँ तक, टी स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल जी बाय 4 पाई स्क्वायर होल की पावर 1/3 माइनस कैपिटल R। अब इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस ये है बेटा, आपको याद नहीं रखना है फॉर्मूला। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर सैटेलाइट का टाइम पीरियड चेंज करोगे तो उसकी हाइट भी चेंज होगी, मतलब उसका ऑर्बिट चेंज हो जाएगा। तो आपको पहले से ही डिसाइड करना होता है कि आपको सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या रखना है। जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी मतलब जो सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। अगर आप अर्थ से देखोगे तो वो सैटेलाइट क्या होगी, स्टेशनरी होगी। मतलब जो टाइम पीरियड अर्थ का होगा वही उसका होगा, हर समय वो हमारे सर के ऊपर दिखेगी। तो वो अर्थ के रोटेशन के बराबर उसका भी रोटेशन होगा, अर्थ का जो टाइम पीरियड है उसका भी टाइम पीरियड सेम होगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होगा, 24 आवर्स। तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड फिक्स करके ही उसको ऑर्बिट में पार्क किया जाता है। जैसे कार को पार्क करते हैं ना, तो वैसे ही सैटेलाइट को भी पार्क करते हैं। ठीक, तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बाकी सब तो कांस्टेंट है, स्मॉल जी 9.8, R 6400 किलोमीटर, 4 पाई स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। हाइट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम पीरियड के ऊपर। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो हाइट है बेटा ये कहां से ले रहे हैं हम, है ना। देखो R प्लस एच रेडियस के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर में जो हाइट है वो ये हाइट। तो हाइट इज द हाइट फ्रॉम अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी हाइट में पार्क कराना है किसी भी सैटेलाइट को, वो किस पे डिपेंड करेगा कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड हम क्या रख रहे हैं। तो लिखेंगे इसमें नोट पॉइंट करके, the height of satellite, the height of satellite above the surface of a planet, है ना। planet की बात करें मतलब अर्थ, the height of a satellite above the surface of a planet depends on the time period of satellite around the planet, around the planet। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सैटेलाइट के टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि बेटा एग्जांपल लिखते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एग्जांपल में हम लिखेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होगी, ये जो है अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, मतलब इसका जो टाइम पीरियड है वही अर्थ का भी टाइम पीरियड है, और ये घूमती है इक्वेटोरियल प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में। तो इसमें लिखेंगे अ सैटेलाइट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन इट्स इक्वेटोरियल प्लेन, अ सैटेलाइट which revolves, a satellite which revolves around the earth, around the earth in its equatorial plane, a satellite which revolves around the earth in its equatorial plane with the same angular speed, with the same angular speed and same direction of rotation as that of earth, as that of
अर्थ। जो एंगुलर स्पीड अर्थ की है, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2π/t। एंगुलर स्पीड जो अर्थ की है वही सैटेलाइट की है, मतलब जो टाइम पीरियड अर्थ का है वही उस सैटेलाइट का है। जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है, जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सैटेलाइट भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहां से कहां रोटेट करेगी, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसी सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। एंड सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ सैटेलाइट, सॉरी एज दैट ऑफ अर्थ is called a geostationary satellite or synchronous satellite, is called a geostationary is called a geostationary or synchronous, synchronous, syn मतलब सेम, chronos मतलब टाइम, synchronous satellite लिख लेंगे। A satellite which revolves around the earth in its equatorial plane, पहला पॉइंट क्या है कि इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए, ऐसा है ना। ये पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। ये इक्वेटोरियल प्लेन में ऐसा घूमेगी और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, जो डायरेक्शन अर्थ के रोटेशन का होगा वही इसका होगा, इसलिए हमको ये क्या दिखेगी, स्टेशनरी दिखेगी। ठीक, ऐसी सैटेलाइट को हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड होता है बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का 24 आवर्स, है ना। लिख लेंगे टाइम पीरियड ऑफ, इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। और इसकी जो हाइट है कैलकुलेट करते हैं अगर हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, तो 36,000 किलोमीटर होना चाहिए था अर्थ के सरफेस के ऊपर। इट्स हाइट above the earth surface should be 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर में ले जाके सैटेलाइट को छोड़ दो, वो अपने आप उसी स्पीड से घूमते लगेगी, ऑर्बिटल स्पीड से जो चाहिए घूमने के लिए, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड है √gm/r। वो किस पे डिपेंड करी, मेनली हाइट पे डिपेंड करी। एंड स्मॉल r प्लस h इज नियरली 42,000 किलोमीटर। इसको मैं रफली 6,000 ले रहा हूँ, किसको, रेडियस को, है तो 6,400, हमेशा 6,400 लिखोगे, लेकिन रफली हाइट के लिए आप 36,000 प्लस 6,000 करके रफली 42,000 बोलोगे। लेकिन हाइट का ये वाला आपको ध्यान रखना चाहिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट फिक्स है, कितनी है, 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो चलिए बेटा यहाँ तक आज कंप्लीट करते हैं, है ना। बाकी थोड़ा सा एक क्लास का पोर्शन बचा है, उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग यस नोट कर लिए हैं सब लोग? यस।